अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर। उमैर बशीर मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है उमैर अपना नाम भूल गए थे या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं उनकी तरफ इशारा कर दूंगी। बहरहाल उमैर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आगाज़ में सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हमें बात करनी है डोनाल्ड ट्रंप ने जो आखिरी खिताब किया है ना अपना, उसकी बड़ी मज़े की बातें, हमेशा ही वो बड़े मज़े की बातें करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि बंदा सोचता है कि यार ये सुपर पावर जो है दुनिया की, उसका सबसे मजबूत तरीन यानी कि सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं पावरफुल शख्स है और ये क्या बातें कर रहा है, ये कैसे कर लेता है ये शख्स? पूरी दुनिया पे ज़ाहिर है हुक्मरानी रही डोनाल्ड ट्रंप की और मजीद इसके ख़ात है, लेकिन अब वो हुक्मरानी खत्म हो गई है और एक बात वो कह के गए कि मैंने कोई जंग नहीं शुरू की। ये वाहिद बात है जिससे मैं इत्तेफाक करती हूँ। वैसे सारे खिताब में वो अपनी ही तारीफ़ें करते रहे कि आपने मुझे इसलिए मुंतखब किया था कि मैं अमेरिका के लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उन्होंने कोई नई जंग नहीं छिड़ी। इसका क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें जो सदर आते रहे हैं अमेरिका में, उनकी कोशिश यही रही है कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है उनके पंगों में वो ज़रा टांगे अड़ाते रहे। इन्होंने कोशिश ये की है कि दूसरों के पंगों से निकलें, बल्कि निकले भी और अफगानिस्तान से उन्होंने फौजन खला के लिए काफ़ी ज़्यादा काम भी किया। तो डेफिनेटली इसका क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने और कहीं पर, चाहे अमेरिका में जंग ऑलमोस्ट शुरू हो गई, सिविल वॉर्स को कहा जा सकता है, लेकिन दुनिया में उन्होंने कोई मसला जो है वो क्रिएट नहीं किया। तारीख उन्होंने बदल के रख दी है। कैपिटल हिल पर जो हुआ गुज़िश्ता जो कुछ दिन थे वो अमरीकी सियासी तौर पर देखा जाए, अगर आप हिस्ट्री के हवाले से देख लें तो वो इंतहाई हैरानकुन भी थे। बहुत ही कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि उनको किसी तरह से, आखिरी 10-12 दिन रह गए थे कि कैपिटल हिल पर हमले के बाद कि 20 तारीख को तो नए सदर जो हैं वो हल्फ उठा लेंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया जाए, लेकिन वो इसमें भी कामयाब हो गए। हमारे काफ़ी लकी रहे हैं, मैं ये कहूँगी। बहरहाल अब टॉपिक्स से आने बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कुछ मुल्की सियासत है, इन मामलों को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है, PDM ने कल एहतजाज किया और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर रेड जोन है और वहाँ पर एहतजाज करना हुकूमत ने जो कहा वो कर दिखाया, इजाज़त दे दी। इसमें बड़े मजे के बयानात भी सामने आ रहे हैं कि कितने आदमी थे। कौन सा दिन ऐसा होता है जब मजे के बयानात सामने नहीं आते? इतनी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कि आपको ना मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एंटरटेन होना चाहते हैं तो आप शाम को TV लगा कर बैठ जाएं और किसने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, और उसके बाद शायराना अंदाज है, किसी का तंजिया अंदाज है। उमैर आप इंजॉय, ईमान से बताएं, इंजॉय करते हैं कि नहीं करते? स्पेशली जब शेख रशीद साहब आते हैं। सिर्फ शेख रशीद, इसके अलावा भी उन्होंने बिलावल के हवाले से कल कहा कि आप लोग यहाँ पर हैं, मेरा जिगर वहाँ पे जश्न मना रहा है। तो वो इस सूरत हाल को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ये बताएं, हलवा था या नहीं था? कल हलवा नहीं था। हलवा नहीं था। शेख साहब ने जो है धोखा दे दिया। हाँ, वैसे हमेशा हम कहते हैं कि शेख रशीद धोखा नहीं देंगे, जैसे सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन शेख साहब ने धोखा दे दिया मौलाना। बिल्कुल, कल हलवा नहीं पहुंचा। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग, अब इसमें जो ट्विस्ट आ रहा है, जो अच्छी खबर है शायकीन के लिए और शायद हमारे लिए थोड़ी सी परेशान कुन है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आते हैं कि हमें टिकट अरेंज कर दें, जैसे कि हम PCB में हैं, तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली सिचुएशन बन जाती है। बहरहाल शायकीन को इजाज़त दी जाए, लेकिन महदूद पैमाने पर। अब बोर्ड ये चाह रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शायकीन के बगैर जो PSL है वो अधूरी है, वो PSL मुकम्मल नहीं है। तो इस पर भी डिटेल से बात करेंगे और अमरीकी जो है इक़्तिदार की मुंतकली, उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। एक और हम जो हर रोज़ कोशिश करते हैं कि ऐसा टैलेंट आपके साथ, आपके सामने लाएँ, आपसे मुतारिफ़ करवाएँ जो कि कुछ ख़ास खुसूसियात का हामिल है। एक और स्पेशली एबल पर्सन है हमारे साथ, वो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। टेबल टेनिस वो कैसे खेलते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो अच्छा आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ ने कहाँ से फंडिंग ली, पार्टी चलाने के लिए पैसा कहाँ से आया, 126 दिन का धरना किसने स्पॉन्सर किया, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की फौरन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं सुनाता है, अकबर एस बाबर घर के भेदी हैं, उनके इल्ज़ामात क्यों नहीं सुने जाते हैं। ऑपोजिशन जमातों ने इलेक्शन कमीशन के सामने सवालात के अंबार लगा दिए। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। अकबर एस बाबर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल हैं और 2014 में वो ये मामला सामने लेकर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो फॉरेन फंडिंग हुई है ये मशकूक है, ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली गई है। और अकबर एस बाबर ने ये भी कहा था कि वो ये मामला पहले इमरान खान साहब के पास लेके गए थे, लेकिन उन्हें जब वहाँ से कोई इस तरह की बात सुनने को नहीं मिली जिससे उन्हें उम्मीद जो है लगा लेते वो, तो इसलिए वो मामला इलेक्शन कमीशन में लेके गए और उसके बाद मीडिया में आया। और अब अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस मामले को चाहती हैं कि इसका फैसला हो और पता चले कि आखिर फंडिंग जो है वो कहाँ से। और अकबर एस बाबर
बानी जो है रुकन भी हैं और अब बागी रुकन भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके इल्ज़ामात को बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ये कहते हैं कि मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और मरते दम तक रहूँगा, क्योंकि मैं उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था जिसका मकसद ही ये था कि वो इंसाफ के लिए काम करेगी मुल्क। बिल्कुल, और बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं, ये तमाम सवालात हैं, और PDM रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में मुतालबा किया है कि केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए। अपोजिशन का दावा है कि इस केस का फैसला आया तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान नाअहल हो जाएंगे और अवाम को हुकूमत से निजात मिल जाएगी। अपोजिशन के एहतजाज पर हुकूमती अरकान का मौक़िफ़ यह है कि इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने का बहाना है, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी खुद गैर मुल्की फंडिंग लेते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये जो सियासत अब गर्म हो रही है, करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि अब जो एहतजाज किया गया है अपोजिशन की जानिब से, उसमें हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हमें नज़र आ रही है। क्या वाकई ये अपोजिशन लॉन्ग मार्च के लिए आएगी तो ऐसे ही फ्री हैंड दे दिया जाएगा जिस तरह से कल दिया गया था? देखिए, हम बार बार अपने जितने नाजरीन हैं आपके और बाकी लोगों को बताते हैं कि हम एक खालिस्तान जमहूरी जमात हैं, हमारी जमहूरी सोच है, हम कभी भी किसी के जमहूरी अमल को ना रोकेंगे, क्योंकि हम ख़ुद इस तरह के एजिटेशनल पॉलिटिक्स करके आए हैं, मुजाहरे करके आए हैं, धरने दे के आए हैं। अगर कोई भी अखलाकी तौर पे जायज़ अपना सियासी हक़ इस्तेमाल करता है तो उसको हक़ दिया जाएगा। अब आ जाएँ कि ये धरना क्या था, ये प्रोटेस्ट क्या था। आपने देख लिया 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और 1100 बंदा भी नहीं था। मेरे हिसाब से तो 1100 बंदा हो सकता हो, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद, पिंडी और सराउंडिंग के लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कान धरे, क्योंकि लोगों ने इन सब लोगों की शक्लें देखी हुई हैं, इनके केसेस देखे हुए हैं, इनके माजी के NROs देखे हुए हैं, पनामा देखे हुए हैं, लोगों ने अब ब्रॉडशीट भी देख लिया। तो हर अगला आने वाला वाक़या इनको मज़ीद करप्ट साबित करने के लिए खासा है। लिहाजा इस्लामाबाद पिंडी के समझदार, बाशऊर, पढ़े लिखे और सियासी तौर पे बड़े आगाह लोगों ने इसको बुरी तरह रद्द कर दिया है। और ये आप आगे देखेंगे, अगर ये आपने जो बात की लॉन्ग मार्च के लिए भी आते हैं तो हमें इस पर कोई एतराज़, इससे पहले भी मौलाना साहब एक मार्च लेके आए थे। अगर ये कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो हम इनको बिल्कुल खुली तरह छुट्टी देंगे। ये आएँ, अपना पैगाम दें। अगर लोग इनका पैगाम सुन के इनकी तरफ जाते हैं तो हमें जमहूरी तौर पे इसका कोई एतराज़ नहीं है। तो दोबारा से सुन लें कि PTI गवर्नमेंट कभी किसी जमहूरी, कानूनी और आइनी बात एहतजाज को कभी नहीं रोकेगी। सदाकत भाई साहब, अपोजिशन की तनकीद तो अपनी जगह, मगर माहिरीन जो हैं वो भी फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात को संजीदा करार दे रहे हैं, तो इस केस पर हुकूमती सफ़ों में क्या सोच पाई जाती है? पहली बात ये जो फॉरेन फंडिंग का लफ्ज़ है, मुझे इस पर एतराज़ है। फॉरेन फंडिंग का ये केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। फॉरेन फंडिंग का केस अगर कोई शुरू कर सकता है तो वह हुकूमत वक्त शुरू कर सकती है। कोई इंडिविजुअल, कोई इनफरादी हैसियत में कोई फ़र्द या कोई दूसरी जमात शुरू नहीं कर सकती। ये ममनुआ फंडिंग का केस हमारा एक पार्टी को, जिस एक शख्स है अकबर एस बाबर, जिनको पार्टी ने निकाला था, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ किया था। हम उनकी जुरिस्डिक्शन को मानते ही नहीं थे कि वो ये केस नहीं लॉन्च कर सकते। बहरहाल अब इस स्टेज पे आ गया है कि PTI ने भी केस कर दिया है। तो अब तीनों जमातें इकट्ठी हैं और तीनों जमातों को एक ही पैराहे पे अगर ये जो ममनुआ फंडिंग है इसको देखा जाएगा तो हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह PTI बिल्कुल सुरखरू होकर निकलेगी, क्योंकि हमारे बैरून मुल्क बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बनाए इसी के लिए गए थे कि जो ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे एक कानून के दायरे में रह के पार्टी को फंडिंग करें। तो वो पाकिस्तानी, जो 40,000 पाकिस्तानी हैं जिनका हमने डाटा इलेक्शन कमीशन को दिया है, उस स्क्रूटनी कमेटी को दिया है, इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि PTI की सारी फंडिंग जायज़ और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शदीद ख़तरे में हैं। उनकी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें वो फंसेंगे। लिहाजा हम इस प्रोसेस को भी वेलकम करते हैं और तीनों पार्टियों को चूँकि बराबर हो रहा है, इसलिए हम उनसे दरख्वास्त करेंगे पीपल्स पार्टी और नून को कि जल्दी जल्दी वो भी स्क्रूटनी कमेटी को अपना रिकॉर्ड जमा कराएँ। बाकी ये कितना सीरियस है ये हमें बड़ा अच्छा अंदाज़ा है और हम सिर्फ समझते हैं कि ये अपोजिशन जो पहले हमें हटाना चाहती थी, पहले इस्तीफ़े देना चाहती थी, हमें आर या पार करना चाहती थी, अब सारी अपोजिशन की तहरीक अगर इस फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के प्रोसीजरल इशू पे आ गई है तो इसका मतलब आप समझ लें कि उनकी सियासत
कहाँ चली गई, तो वो एक समझ लें कि सियासी दिवालियापन की बात है। लेकिन कौम को ये यकीन दिलाना है कि इंशाअल्लाह कोई भी प्रोसीजर शफाफियत का आएगा, PTI आपकी जो जमात है इंशाल्लाह वो नंबर 1 पे आएगी। बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो अगर अपोजिशन जमातें लॉन्ग मार्च करना चाहती हैं और वो कानून को हाथ में नहीं लेंगी तो PTI गवर्नमेंट ने तो खुली छूट दे दिया कि आप आएँ, आराम से आके अपना लॉन्ग मार्च या धरना जो भी आपने करना है करें, बस कानून को हाथ में नहीं लेना, वरना फिर अच्छा। और कल भी यही हुआ, जैसे कि शेख रशीद साहब भी हमारे साथ इस शो में ही मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि आप बस कानून को हाथ में ना लें, मदरसे के बच्चों को ना लें और आपने मगरिब तक बैठना है, ईशा तक बैठे तो आप बैठे रहें। और वही हुआ, और जब आए वो लोगों ने अपना एहतजाज किया, अपनी तकरीरें की और वहाँ से चलते बने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हम खबर शामिल करते हैं। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर बरहम, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं। बताया जाए लापता शहरी क्यों बाजियाब नहीं हो रहे, अफसरान को जेलों में डालेंगे, इतने GITs बनाने का फ़ायदा क्या है, ये ड्रामा अब बंद होना चाहिए। जी हाँ, वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अदालत में हुआ क्या और क्या रिमार्क्स दिए गए। वकास बताइएगा आज अदालती कार्रवाई से मुतालिक। जी देखें, अदालत शहरियों की अदम बाजियाबी पर शदीद बरहम हुई। आज सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है अदालत ने। एडिशनल IG कराची भी ज़ाती हैसियत में पेश हों, अदालत का ये हुक्म है। बताया जाए लापता शहरी बाजियाब क्यों नहीं हो रहे, अफसरान को जेलों में डालेंगे अगर यही मामला चलता रहा। जस्टिस नेमतुल्लाह पुलपोटो की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। इसके साथ साथ ये रिमार्क दिए कि हथकड़ी लाएं और तफ्तीशी अफसर को जेल भेजें। नेमतुल्लाह पुलपोटो जो जस्टिस हैं उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं और शहरी रोजाना की बुनियाद में आते हैं, दर्जनों शहरी आते हैं जो कि यही शिकायत लेकर आते हैं कि हमारा किसी का बेटा नहीं होता, किसी का बाप नहीं होता। ताहम आज इस मामले पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और ज़ाती हैसियत में हुक्म को तलब कर दिया। वकास बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। इंतहाई अहम ये मामला है उमैर, और बेसिक ह्यूमन राइट का ये मामला है कि जो लापता अफराद हैं उनको फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। और अब अगर वो नहीं बाजियाब हुए तो डेफिनेटली इस पर सिंध हाई कोर्ट काफ़ी हमें बरहम नजर आ रही है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक है पाकिस्तान सुपर लीग से मुतालिक। पाकिस्तान का अपना ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग, आज इसका 6ठा एडिशन शुरू होने में पूरा 1 महीना बाकी रह गया है। 20 फरवरी को कराची के नेशनल स्टेडियम में PSL मुकाबलों का तबल बजेगा। टीमों ने खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया है, मैचेस का शेड्यूल भी आ चुका है। बिल्कुल, मैदान तैयार हैं, खिलाड़ी पुरजोश हैं, लेकिन शायकीन के लिए सूरत हाल गुमगू की है। और मैदान आयशा इस मरतबा आपको पता है सिर्फ 2 रखे गए हैं, और पहले तो प्लान ये था कि इस मरतबा पेशावर में भी मैचेस करवाए जाए। लास्ट टाइम हम लोगों ने मुल्तान और रावलपिंडी स्टेडियम में मैचेस करवाए, पहले लाहौर कराची में उस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी, और इस बार ऐलान किया गया और खुशखबरी शेयर की गई शायकीन के साथ कि अब पेशावर को भी वेन्यू में शामिल किया गया है और पेशावर की जो टीम वो अपने होम ग्राउंड में खेल सकेगी। लेकिन थोड़ी सी बैड लक रही और अब लाहौर और कराची थोड़ी सी काफ़ी बैड लग रही कोविड की वजह से ये सारे जो प्लान्स थे ना इन पर पानी फिर गया। सब की बहरहाल फिर भी ख्वाहिश है कि PSL के मैचेस जो हैं वो स्टेडियम में जाकर देखे जाएं, लेकिन कोरोना की वजह से इंतज़ामिया जो है फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही कि इजाज़त दे सकती है, या अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया गया। लेकिन बोर्ड ने NCOC को तमाशाइयों की स्टैंड्स में मौजूदगी के हवाले से तजावीज़ दी हैं और तमाशाइयों की महदूद तादाद को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई, तो सुपर लीग को 4 चांद लग सकते हैं। बोर्ड जो अभी तक पूरी कोशिश कर रहा है कि शायकीन जो हैं वो आएँ और स्टेडियम में बैठकर मैच देखें। बोर्ड के साथ साथ जो टीम ऑनर्स हैं उन लोगों की भी यही ख्वाहिश है, वो भी ये चाहते हैं, और खिलाड़ियों की भी यही ख्वाहिश है। खिलाड़ी भी चाहते हैं, ज़ाहिर है खिलाड़ी ऐसा जब एक क्राउड के सामने खेलते हैं, क्राउड बड़ी तादाद में आपको सपोर्ट करता है, तो आपकी परफॉर्मेंस पे भी उससे फर्क पड़ता है, उससे असर पड़ता है। तो लाहौर कलंदर के ऑनर आतिफ राना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी टीम की क्या तैयारी है और ये खबर इनकी टीम की कितनी हमें रखती है। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि PSL इंतजामिया ने शायकीन की महदूद तादाद के लिए जो है NOC जारी करने की इजाज़त तलब की है, और पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज मालिकान हैं उनके नज़दीक ये खबर कितनी अहमियत रखती है? देखें, ये बड़ी खुशाइन बात है और बड़ी देर से हम ये कह रहे थे कि यार SOPs के साथ जो है वो क्राउड को अलाउ करना चाहिए। आप देखें कि इस लीग के ना 4 कंपोनेंट हैं, एक फ्रेंचाइजीज़ हैं, एक PCB है, एक हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो PSL के हैं और टीमों के हैं, और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फ़ैन का है। 4 साल हम अबू धाबी या दुबई या शारजा के मैदानों में खेले, वहाँ पे क्राउड का इम्पैक्ट नहीं था। ये 5वां साल था जब प्राइम मिनिस्टर की मेहरबानी से उनके विजन के मुताबिक
ये लीग पाकिस्तान आई। तो जब ये पाकिस्तान आई और आपने देखा कि किस तरह क्राउड जो है वो जैम पैक क्राउड था, और अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। सो क्राउड के बगैर ऑब्वियसली उसका वो मज़ा नहीं है, ये फीकी है, मेरा ख्याल है कि अधूरी है। आतिफ साहब, अगर शायकीन को स्टेडियम जाने की इजाज़त मिलती है, चाहे महदूद तादाद में ही क्यों ना हो, ये फैसला इवेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा और कितना ज़्यादा इसको रंगारंग बना सकता है? अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि देखिए, किसी भी लीग का जो भरम है वो फैंस के सर पे होता है। देखिए, आप स्पॉन्सर्स भी ले आते हैं, आप मीडिया पे भी हाइप क्रिएट कर देते हैं, बट जो ग्राउंड के अंदर क्राउड के साथ जब वो जो हाइप होती है, जिस तरह कराची लाहौर का मैच था, लीग मैच था, या इस्लामाबाद का लाहौर के साथ मैच था। सो कराची लाहौर के मैच में आप यकीन माने कि आखिरी 5 ओवर लोग अपनी सीटों पे नहीं बैठे थे, वो कुर्सियों पे खड़े थे, और क्या वो समा था। तो उसके बगैर ऑब्वियसली चैलेंजेस तो हैं पूरी दुनिया में, एक 100 ईयर्स के बाद एक पेंडेमिक ऐसी आई है, बट अगर किसी तरह से हम क्राउड को इन कर सकें तो ये लीग की कामयाबी के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत। आतिफ साहब, आप शायकीन की बात करें, यहाँ पर उमैर अपनी सीट पर नहीं बैठा हुआ था जब लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मैच हो रहा था। बारी ये बताइएगा कि लाहौर कलंदर्स की बात हो रही है, तो PSL 6 में क्या धूम मचाने जा रही है लाहौर कलंदर्स? धूम तो देखिए, लास्ट ईयर जो अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया था, फाइनल तक हमने क्वालिफाई किया, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल में हम वो परफॉर्मेंस ना दे सके। सो इस दफ़ा पूरी कोशिश है कि अपने फैंस के दिल जीते, फाइनल जीते, और पूरे लाहौरियों को, पूरे कलंदर्स के फ़ैन को जो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में है, उनको खुशियाँ दे सकें। ठीक है, आतिफ हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो तमाम भाई हैं आयशा, इनकी एक खूबी है, इनकी टीम जीत रही है, हार रही है, इनकी चेहरे पे स्माइल जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहती है। जब पहले 4 सीजन इनके बुरे नहीं, बहुत बुरे गए, और टीम ने बिल्कुल एंड पे। लेकिन आपने एक चीज़ देखी है कि जो लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त गाना बना दिया जवाद अहमद ने, कि हर सिचुएशन में जो है ना ये फिट बैठ जाता है कि टीम हारे जीते, भाई प्यार तो है ही है ना तुम लोगों से। ज़्यादा भी हो जाते हैं बात को, इतना भी नहीं हारना चाहिए। बहरहाल 4 सीजन बहुत बुरे गए, 5वें सीजन में इन्होंने कमबैक किया, बड़ा ही शानदार इन्होंने कमबैक किया था और फाइनल तक पहुंचे। अब 6ठा सीजन है, अभी भी अगर अब टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इनकी टीम कॉम्बिनेशन आज बहुत जबरदस्त बन गया। अच्छा, हमेशा वैसे ये बात होती है उमैर कि इनकी जो टीम है ना वो पेपर्स में बहुत अच्छी होती है, लेकिन ग्राउंड में उस तरह से परफॉर्म नहीं करती है। वाकई बहुत अच्छी है, राशिद खान भी इनके पास आ गए, मोहम्मद हफीज भी इनके पास। चले, हमारी उम्मीद ये है, हमारी दुआ ये है कि लाहौर कलंदर्स को इस मरतबा मौका मिल ही जाए और बहुत अच्छा वो परफॉर्म करे, और जिस तरह से इनकी पिछले सीजन में परफॉर्मेंस रही है, आई एम श्योर इनका मोराल भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमेरिका में आने वाली है आज बड़ी तब्दीली, उस पर बात करेंगे। जी हाँ, व्हाइट हाउस में आने जा रही है बड़ी तब्दीली। डोनाल्ड ट्रंप साबिक अमरीकी सदर हो गए हैं और अब नौ मुंतखब सदर जो बाइडन दुनिया की ताकतवर तरीन कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं, वो आज हल्फ उठाएंगे। तकरीबन 10.5 घंटे बाकी रह गए हैं शाम के वक्त, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी होगी, तो बहुत ही कम वक्त रह गया है। बिल्कुल, और उस तकरीब में नए अमरीकी सदर का खिताब भी होगा। जो बाइडन अपनी पॉलिसीज से जो उन्होंने बनाई हैं, जो उनकी पॉलिसीज होंगी उससे पर्दा उठाएंगे, वो सारी दुनिया के सामने रखेंगे। पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं उनकी इस तारफी तकरीर पर होंगी, खुसूसन जो बाइडन अपनी खारजा पॉलिसी में क्या इसराहत लाएंगे, ट्रंप की कौन सी पॉलिसीज़ को जारी रखेंगे और किन पॉलिसीज़ पर नजर सानी की जाएगी। जो बाइडन की तारकीन वतन के लिए पॉलिसी भी मरकज़ निगाह होगी। तारकीन वतन के लिए 8 साल अमरीकी शहरियत के बिल का ऐलान किया जाएगा, जबकि 1 करोड़ 10 लाख अफराद को बगैर किसी कानूनी हैसियत के शहरी दिए जाने का इम्कान है। और सबसे खास बात हमारे लिए, पाकी कौम के लिए यह कि पाकिस्तान के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी रहती है, इस खित्ते के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी रहती है, इस पर सबकी नजर। और जो पहले 100 दिन होते हैं किसी भी नए अमरीकी सदर के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें उन्होंने कुछ ऐसा कानून साजी करनी होती है, कोई ऐसे इकदाम करने होते हैं जो कि ये कह सकते हैं कि उनकी पूरे अगले 4 साल की परफॉर्मेंस जो है उसके लिए वो एक छोटे से टीज़र के तौर पर देखे जाते हैं। तो डेफिनेटली पहले 100 दिन भी इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे। इसी पर बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है अमेरिका में प्रोफेसर अदनान रसूल साहब। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बाइडन सोसाइटी में तकसीम जो इस वक्त हम देख रहे हैं अमेरिका की, उसको ख़त्म करने की बात करते रहे हैं। आज वो पहला खिताब भी करेंगे अमरीकी सदर का हल्फ उठाने के बाद, तो क्या तवक्कुआत हैं अमरीकी अवाम की उनसे?
जी, अमरीकी अवाम को उनके पहले खिताब से ये सबसे बड़ी तवक्को है कि वो जो भी बात करेंगे वो यूनिटी की बात करेंगे। इस वक्त जिस किस्म का ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है अंदर सोसाइटी के अंदर बहुत हद तक डिवाइसिवनेस है। सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप के हामी है और वो जिन लोगों ने जो बाइडेन के लिए वोट किया था। उसकी वजह से जो बाइडेन ने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच से लेकर आज तक जो भी बात की है वो रिपीटेडली बात करते रहे हैं यूनिटी की। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि उनकी इनॉग्रल स्पीच के अंदर बात की जाएगी इकोनॉमी की और स्टिमुलस पैकेज की, जो कि कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी को तबाह और बर्बाद करके बैठ चुका है। उस चक्कर में अब यह है कि एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन यूनिटी की है और दूसरी बात यह है कि वो क्या ऐलान करते हैं कि वो आवाम के लिए किस किस्म का स्टिमुलस पैकेज लेके आएंगे अगले महीने। अदनान साहब, डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के आखिरी दिनों में 100 माफीनामे जारी करने की मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, तो उनका इक़्तिदार खत्म होने के बाद इन माफीनामों की क्या हैसियत होगी? उनकी कानूनी हैसियत सुबह 12 बजे ईस्टर्न टाइम के बाद एक सिविलियन की है। उनकी कोई फॉर्मल स्टैंडिंग नहीं है। ताहयात उनके नाम के साथ हमेशा प्रेसिडेंट ट्रंप रहेगा, क्योंकि वो एक टाइटल है। जो भी प्रेसिडेंट होता है या जो भी सेनेटर होता है यूएस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनली उसके साथ वो टाइटल रहता है। उसके अलावा उनके पास सीक्रेट सर्विस की जो मुराद हैं वो भी उनको हासिल रहेंगी। उसके अलावा उनकी हैसियत लीगली खत्म हो जाती है और वो एक प्राइवेट सिटीजन बन जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनको अदालत लेके जाया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि उन पर मुकदमे चलाए जा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनको बैन किया जा सकता है पब्लिक ऑफिस से इन द फ्यूचर। अच्छा अदनान साहब, ट्रंप के जाने से अमरीकी फौज में भी बगावत के हवाले से खबरें अब सामने आ रही हैं, इन बातों में किस हद तक सच्चाई है? अब पहली बात है कि जो की जा रही है वो ये है कि फौज में बगावत की किसी किस्म की कोई बात नहीं है। उसके अंदर सिर्फ ये बात की गई थी, वो FBI की अपनी वार्निंग थी कि ज्यादातर ट्रूप्स जो इस वक्त सिक्योर कर रहे हैं वाशिंगटन DC को, वो नेशनल गार्ड का हिस्सा है। नेशनल गार्ड स्टेट्स का अपना वॉलंटरी गार्ड होता है, जो कि बेसिकली हर स्टेट की अपनी आर्मी होती है और वो सारे मिलकर डोमेस्टिक सिक्योरिटी के अंदर जब भी उनकी जरूरत होती है उनको बुलाया जाता है। यूएस आर्मी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यूएस आर्मी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती सारे चक्कर के अंदर। ये नेशनल गार्ड है। उसके अंदर FBI की तरफ खदशा जाहिर किया गया था कि कुछ नेशनल गार्ड ट्रूप्स में से शायद ये हो कि उनके ताल्लुकात रह सकें डिफरेंट किस्म के मिलिशियाज के साथ, डिफरेंट किस्म की राइट विंग इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और अभी आज जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 25,000 नेशनल गार्ड ट्रूप्स में से सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिनको FBI ने आइडेंटिफाई किया है और उनको आइडेंटिफाई करके हिरासत में ले लिया और उनके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो 25,000 ट्रूप्स में से किसी किस्म की बगावत का कोई खदशा नहीं है, क्योंकि ये नेशनल गार्ड ट्रूप्स हैं, ये यूएस आर्मी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदनान रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं अमरीकी अवाम ने जो बाइडन से, और आज तकरीब अलबरदारी 25,000 नेशनल गार्ड्स वाशिंगटन DC मुझे लगता है कि वो क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है तो शायद 25,000 लोगों से या नेशनल गार्ड से ये मुआवजा किया जा रहा था कि वो ममालिक और वो शहर जहाँ पर इस जंगी सूरत हाल है वहाँ पर कितने ट्रूप्स हैं, वाशिंगटन DC में भी क्या सूरत हाल है, इस तरह के मवाजने भी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप इस तकरीब अलबरदारी में शरीक नहीं होंगे, और जो खातून अव्वल थी उन्होंने, जो आने वाली खातून अव्वल थी, उनका एक विजिट करवाना होता है, वो विजिट भी नहीं करवाया गया। उनको वेलकम करना होता है व्हाइट हाउस में, तो वो ट्रंप ने आगे ना तमाम रिवायात तोड़ दी हैं। बहुत ही गैर रिवायती आदमी है। असल ये तब्दीली कह सकते हैं कि जो तब्दीली आई है वो यहाँ पर तब्दीली, एक और तब्दीली भी आई है। एक तो हमारे मुल्क में जो तब्दीली है जिसको सब जानते हैं, और वो ये तब्दीली है कि इमरान खान साहब जो है वो रिक्शे में सफर करने शुरू हो गए हैं। उमर, आपको कैसा लगेगा कि जब आप इमरान देखें, सामने आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने रिक्शे में इमरान खान साहब जो है वो पीछे बैठ के जा रहे हैं, वो कहीं इमरान खान चांद गाड़ी जो होती है, अपनी उम्र में वापस भी तो नहीं चलेंगे? बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ना यंग हो गए हैं। मतलब परेशान ना हो, हम असली इमरान खान साहब जो है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो मकबूल हो रही है जिसमें बहुत ही यंग किस्म के इमरान खान से हूबहू मिलते जुलते एक शहरी जो है वो जा रहे हैं, और ये वीडियो आप देख सकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल, अगर इमरान खान साहब खुद देखेंगे ना, उनको लगेगा कि मैं शायद ना वो क्या कहते हैं, टाइम मशीन में सफ़र करके ना वापस आ गए हैं, और वो अपने आप को देखने के लिए। लेकिन इनका नाम है शाह हुसैन।
सियालकोट से इनका ताल्लुक है और इनकी शक्ल कह लें, इनके बालों का स्टाइल कह लें, बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह। जो वीडियो बना रहे थे ना, अगर हम इस वीडियो को सुने, सोशल मीडिया पर वायरल है, वो भी ऐसी हैरत का शिकार थे कि वो देखो मेरे सामने इमरान खान जा रहे हैं, रिक्शे से जवान होके जा रहे हैं। तो वाकई कोई भी हो, कोई भी देखे तो वो हैरान होगा, परेशान। लेकिन जीएनए ने तलाश कर लिया शाह हुसैन को, अपने नाजरीन की मुलाकात करवाते हैं शाह हुसैन से। शाह हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी इमरान खान से इतनी मुशाबिहत है, लोगों के क्या तासुरात होते हैं, और आप अपने बारे में भी ज़रा बताइए कि आपके क्या मशागिल हैं, और जब लोग आपको आके कहते हैं कि आप इमरान खान से इतनी ज़्यादा मुशाबिहत रखते हैं तो आप क्या फील करते हैं? मुझे बहुत खुशी होता है कि हर बंदा मुझे आता है, बोलता है यार बिल्कुल इमरान खान लगता है, इमरान खान की तरह लगता है, और सारे लोग मुझसे मोहब्बत करता है। शुरू में जब मैं छोटा था तो लोग बोलता है यार आप बड़े करो, आप बिल्कुल इमरान खान, बाल बड़े करो, आप बिल्कुल इमरान खान की तरह लगोगे। तो मैंने उसके बाद बाल बड़ा करना शुरू कर दिया, तो फिर बाल जब बड़े हो गए तो लोग बोलते हैं अब यार इमरान खान है, बिल्कुल हर बंदा। ठीक है इमरान खान, यानी कि शाह हुसैन आपका बहुत शुक्रिया। और वैसे ऐसे वो ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं बैठ के, देखें लोग भी यहाँ से ड्राई फ्रूट लेने आते होंगे, कहते हैं कि आज हम प्राइम मिनिस्टर से ड्राई फ्रूट्स लेकर आए। और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनकी पर्सनैलिटी जो है, उनका जो करिश्मा है, वो सारी दुनिया के जितने भी शायकीन क्रिकेट थे या स्पोर्ट्स स्टार थे, उनके फैंस थे। सब लोग लिखते हैं, सब लोग अभी भी बताते हैं कि हम लोग उन्हें फॉलो करते थे, जिस तरीके से उनके हेयर स्टाइल को, उनकी शर्ट के स्टाइल को, कैसे उन्होंने कॉलर जो है अपने ऊपर किए होते थे, तो हम वो देख कर जाते थे कि कैसे साहब जो है वो आज अपने स्टाइल में आएंगे, तो हम भी उसी को फॉलो करते थे। कह रहे थे कि जब इमरान खान ग्राउंड में उतरते थे तो हम इंडियन खिलाड़ी थे, तो हम उनके बाद में जाते थे मैदान में, उन्हें देखते थे कि वो पहले आज किस स्टाइल के साथ जा रहे हैं, किस स्वैग के साथ उतर रहे हैं। तो इनका भी वही स्वैग है। बिल्कुल वो स्वैग है, और इसी स्वैग के साथ हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे एक ऐसे खिलाड़ी से जिसने मुश्किलात के बावजूद अपना अज़्म और हौसला जो है उसको नहीं गंवाया। एक ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं पाकिस्तान, अगर खेलों के शोबे की बात की जाए तो आयशा, खेलों के शोबे में बाकी दुनिया से हम बहुत पीछे हैं। और अगर हम बात कर लें खुसूसी अफराद के लिए खेलों की, तो हमारा सिरे से ही इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन खुसूसी अफराद अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं में आसिफ अकबर भी शामिल हैं। बिल्कुल, और आसिफ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये दोनों हाथों से माजूर हैं, लेकिन टेबल टेनिस के इतने शौकीन हैं कि अपनी माजूरी को पसे पुश डालकर अपना ये शौक जो है वो पूरा कर रहे हैं। आसिफ अपने बाजू के साथ रैकेट को बांध कर टेबल टेनिस खेलते हैं, जो इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, और इसमें काफ़ी महारत भी रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अकबर, उन्हीं से बात करते हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको ये शौक तरह से हुआ टेबल टेनिस का, और किसने सपोर्ट किया आपको, कैसे आगाज़ किया आपने? मैं जब स्कूल में था तो तब हमारा जो स्पोर्ट्स पीरियड होते थे, तो उस दौरान हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर थे उन्होंने हमें इस टेबल टेनिस के बारे में बोला, तो तब मैंने ये स्टार्ट किया था उस टाइम। तो उस टाइम मैं डबल हैंडेड खेलता था, ये उस टाइम में डबल हैंडेड खेलता था। तो हमारे जो कोच हैं अफसार अली, उन्होंने इंटरनेशनली जो प्लेयर्स हैं उनको देखा है, उनसे वो करके तो उनको ये ख्याल आया कि ये हैंड को अगर हम बैंड करके खेलें तो मेरे लिए गेम काफ़ी इजी हो जाएगी। लेकिन स्टार्ट में तो काफ़ी मुश्किल हुई जब मैंने रैकेट बैंड करना शुरू किया था, तो क्योंकि डिफ़िकल्टी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं डबल हैंडेड खेल रहा था। तो उसके बाद ये कि प्रैक्टिस से मैंने काफ़ी हद तक मेरी गेम जो है तो बहुत इम्प्रूव हो गई। तो अकबर, अपने आपके जो मुस्तकबिल में अज़ाइम हैं उनके हवाले से बताइएगा, क्या आपने आगे करना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जहाँ तक आप पहुँचना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मैं करंट जो है वो मैंने गोल्ड किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, और मेरा ये एम है कि मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल में जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड ला सकूं, और उसके लिए मेरी प्रैक्टिस जारी है। और ये मेरा एम है इंशाल्लाह कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन के दिखाऊँगा। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, चाहे वो फैमिली का सपोर्ट हो, फ्रेंड्स का सपोर्ट हो, जो ट्रेनर्स हैं उनका सपोर्ट हो, लेकिन उसके साथ साथ फंड्स भी चाहिए होते हैं। तो क्या इस सिलसिले में आपके पास कोई सपोर्ट है? हुकूमत ने कोई आपसे रब्ता किया, कोई सपोर्ट की ऑफ़र किया आपको? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है, और उम्मीद है कि आगे भी करेगी। हमारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं और हमारी डेली प्रैक्टिस में जो हमारे कोचेज़ हैं वो स्पेशली हम पे फोकस करते हैं कि हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, कि हम आगे जाके हम लोगों ने इंशाल्लाह पैरालंपिक्स के जो मुकाबले हैं उनमें पाकिस्तान का जो है तो रिप्रेजेंट करना है। तो आज हर इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, आपकी स्पेशली इस खेल के वाले से भी चले हम पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी ख्वाहिशात हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं? एक तो ये कि मैं मतलब रोबोटिक हैंड अगर मुझे लग जाए तो वो उससे मेरी गेम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह।
और दूसरा जो मेरा ये राइट हैंड जिस पे मैं रैकेट बैंड करके खेलता हूँ, इसका यहाँ पे तो काफ़ी हम लोगों ने वो किया था, लेकिन कह रहे हैं कि फ़ौरन में इनके जो है ट्रीटमेंट हो सकता है। बहुत शुक्रिया। आसिफ अकबर हमारे साथ मौजूद थे और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस पूरे इंटरव्यू में ये लगी है कि हुकूमत इनको सपोर्ट कर रही है और हुकूमत की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो इनका खेल है, इनका पैशन है, इसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल कर सकें। तो आसिफ अकबर हमारे साथ मौजूद थे। आसिफ, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इंशाल्लाह आप आगे जाके और भी कामयाब होंगे। आगे बढ़ते हैं उमैर। बिल्कुल, अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये आयशा ने शुरू करना था, लेकिन आयशा ने लास्ट में शेर हो और उमैर ना करे शेर का आगाज, तो मतलब फिर मुझे मज़ा नहीं आता और डेफिनेटली जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी मज़ा नहीं आता। लेकिन बहरहाल ये जो शेर है, इस के अंदर जो मैसेज है, इसके अंदर जो बात है, इसको अमली जामा पहनाया है लाहौर के रिहायशी मोहम्मद अमीन ने, जो खुद रिक्शा ड्राइवर है लेकिन अपनी महदूद आमदन से हफ्ते में कई मुस्तहिक अफराद को खाना खिलाते हैं। उमैर, एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो कितना कमा लेता होगा? ये बात है आपके दिल की, आपका दिल बड़ा होना चाहिए और आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप लोगों की मदद करें। ईदी साहब कैसे चले, कहाँ से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, ऐसी हज़ारों एग्जाम्पल्स है पाकिस्तान में, दुनिया भर में हम बात करें तो ये भी छोटे ईदी हैं। इन्हीं के वाले से बीबा अरशद ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। दौलत की रेल पेल नहीं तो क्या हुआ, दिल तो अमीर है ना। ये कहानी है लाहौर के रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद अमीन की, जो महदूद वसाइल के बावजूद दूसरों की मदद करते हैं। रिक्शे पर मेहनत मजदूरी करने वाले अमीन हफ्ते में 2 रोज खुद खाना बनाकर अस्पतालों के बाहर गरीब अफराद में तकसीम करते हैं। दिल की ख्वाहिश तो यही है कि मैं अपने हाथों से बनाऊं खाना, जैसे ये मैं बना रहा हूँ सारी ज़िंदगी, जितनी देर मेरी ज़िंदगी, मैं दूसरे के लिए अपने हाथों से बनाऊं, अपने हाथों से उन लोगों को खिलाऊं। अमीन का किरदार उसके बेटे में भी नजर आता है। फैजान कहते हैं कि वालिद ने हमेशा खिदमत खल्क का दर्ज दिया है और उनके नक्शे कदम पर चलकर गरीबों के लिए मसीहा बनना चाहता हूँ। वो इतने कम आमदनी में भी इतने ज़्यादा लोगों के बारे में खाना वगैरह पकाते हैं और वो आगे उनको खिलाते हैं। हम उनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी करते हैं और इसके अलावा ये कहना था कि अल्लाह उनको और ज़्यादा ताकत दे, हिम्मत दे, वो और इस काम को अच्छे तरीके से कर सकें। दूसरों की मदद करने वाले मोहम्मद अमीन के वसाइल महदूद लेकिन हिम्मत जवां है। दुनिया में जहां हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, वहीं आज के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल में इंसानियत का दर्द रखते हैं। कैमरामैन फहद भट्टी के साथ लबीबा अरशद, CNN लाहौर। अमीन साहब, हैट्स ऑफ टू यू। और उमैर, इस पैकेज को देखने के बाद, अमीन साहब को देखने के बाद इस चीज़ का ख्याल आता है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं ना, किसी भूखे को खाना खिलाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत नहीं है। वसाइल करोना अपने हिस्से में से भी दूसरों को देकर जो है ना, ये नेकी कमा सकते हैं और इसके साथ साथ जो दिली सुकून आपको मिलता है वो इसके अलावा और किसी चीज़ में नहीं मिलता। इसी के साथ ही आज की शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।